नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। मध्य प्रदेश का टूर करने के लिए आज हम निकले हैं। इस समय मैं चंदेरी में हूं। पिछले 2 साल से मेरे मन में था कि मैं चंदेरी जाऊं और भोपाल जाऊं, तो फाइनली हमने टूर बना लिया है। आज दिन की शुरुआत हम कोशक महल से कर रहे हैं। कोशक महल के बारे में जानने के लिए और चंदेरी घूमने के लिए, बेसिकली इस शहर से रूबरू होने के लिए हमारे साथ ना कल्ले भाई हैं। अब जहां हम आए हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर, तो सर हम अभी चंदेरी के कोशक महल को देखने आए हैं और 1445 में 1445 में इसको महमूद खिलजी जो मालवा के सुल्तान थे उन्होंने बनवाया था। और जौनपुर के एक सुल्तान थे महमूद शर्की, उसके ऊपर जब फतेह हासिल कर दी तब इसको बनाया था। और ये एक ऐसा महल देखने हम जा रहे हैं जो महल तो कहते हैं लेकिन महल में इसमें कोई भी कमरा नहीं है, रूमलेस पैलेस है। क्योंकि ये रहने के लिए ना बना करके बल्कि अनएम्प्लॉयज लोगों को काम देने के लिए बनाया गया था और एज ए विक्ट्री मेमोरियल। वेरी वेल मेंटेन्ड, अच्छी मेंटेनेंस है। अच्छी मेंटेनेंस की है। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि अभी तो इतना छोटा है, जब पूरा 7 फ्लोर दिखता होगा तो, और वो भी उस जमाने में तो हाँ। कितना दूर तक आप देख सकते हो। बिल्कुल, और दूर से दिखता भी होगा। दिखता भी था सर। तो देखिए यहाँ है ना, जिस ज़माने में इसमें सिक्योरिटी होती थी ना, तो देखिए इसमें उनका सामान रखने की जगह है। और यहाँ उसके देखिए हिंज है, यहाँ दरवाज़ा लगाया, लॉक किया और सुरक्षित हो गए। और यहाँ आपने बेड डाल दिए, खटिया डाल दी, उसमें सोया करते थे वो, और पूरा सुरक्षित रहते थे, ठंडक भी रहती थी। तो ये रूम ना नहीं होने की वजह से ऊपर से क्रॉस वेंटिलेशन। जी, बहुत खूब। तो हम ऊपर भी जा सकते हैं? ऊपर जा सकते हैं। हर कोने में एक सीढ़ी है, 8 सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। चलेंगे जी। मैं इस आर्क की बात कर रहा हूँ। ये आर्क कितनी अच्छी लग रही है ना। 45 फीट हाइट है इसकी सर। और एक 4 इंच का पत्थर है वो उस पूरी आर्च को लिए हुए है। अब उसकी डाट को निकाल दे तो ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा गिर जाएगा। ये इसकी विशेषता है। की स्टोन सिस्टम। तो की स्टोन जो बीच वाला पत्थर है, वो पत्थर ऊपर की जितने भी स्ट्रक्चर है उसका जिम्मेदार है। उसको खींचेंगे आप तो वो लूज हो गया, वो पूरा पत्थर पूरा कोलैप्स कर देगा। तब इतना बड़ा 45 फीट का दरवाजा बना है। और जहाँ भी देखिए एक विशेषता देखो, 1 2 3, जहाँ देखिएगा 3 दरवाजे दिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस समय वैसे हम 2nd फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, लेकिन जब मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है जैसे मैं आज के ज़माने के 3rd फ्लोर के टॉप पे खड़ा हूँ। पुराने ज़माने में ऊंचा रहता था। हाँ, ये थोड़ा ऊंचा बनाते थे। हो सकता है कि रोशनी और हवा के लिए बनाते हैं, ऊंचा है नेचुरली। जी। तो ये आप ये कंगूरे देख रहे हैं सर, ये कंगूरों के बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ पर पहले टाइल्स वर्क होता था यहाँ इसके बीच में। हाँ, अच्छा। ये जो दिख रहा है खाली, हाँ, तो इससे नेचुरल पत्थर का कलर और वो टाइल्स के से एक दूसरे को हाईलाइट करने का मौका मिलता था। उसी के साथ में एक इस महल की खास बात और बात बता रहा हूँ आपको कि ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम लोग इसको कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? देखिए कि ये स्थापत्य कला, ये भारतीय स्थापत्य कला, इसको हम हिंदू स्थापत्य कला कहते हैं। जो ये वाला जो सिस्टम, कौन सा पोर्शन? ये वाला, ये जो ऐसा आ रहा है, और ये टॉप वाला। जी, टॉप वाला ये आर्च वाला है, ये इस्लामिक है। तो इसको दोनों को मिलाकर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये बड़ा यूनिक है कि इसमें दोनों चीज़ दिखती है। और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, ये नीचे का रास्ता इधर से भी इधर से भी। हम आए इधर से थे जी। एक रास्ता ये भी है। हम, हाँ, वो एक जैसे लग रहा है हमको। हाँ, देखने से कंफ्यूज हो गए। जी, सही रहा यहाँ पर आकर, अच्छा लगा। अब हम कहाँ चल सकते हैं? अब हम यहाँ से जा रहे हैं कटी घाटी। कटी घाटी। क्या ये कटी घाटी का लिंक बाबर के साथ है? हाँ, बाबर के साथ है, लेकिन वो उस कटी घाटी के बगल में एक और घाटी है, बाबर के साथ उसका लिंक है। अच्छा। तो हम वही बात करते हैं उस बारे में। आइए जी, आइए सर। कोशक महल से हमने लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र किया। अब हम कटी घाटी के पास आ गए हैं। तो काले जी बताएंगे इसका नाम कटी घाटी क्यों है? तो ये कटी घाटी आप देख रहे हैं कि 2 पहाड़, जो पहाड़ के बीच में एक दरवाज़ा दिख रहा है, इस पहाड़ी चट्टान को काट करके निकाला, इसलिए इसको कटी घाटी कहते हैं हम लोग। तो ये क्या कारण था पहाड़ को काटने का? पहले सर क्या है, इसके ऊपर से जाने का रास्ता हुआ करता था, तो पब्लिक को भी परेशानी होती थी निकलने में, और राजा लोगों को भी एक स्वागत करने के लिए इसको बनाया। तो राजा को खुश करने के लिए दरवाज़ा बनाया था। तो हम इस तरफ हैं जब तो बुंदेलखंड होता है, और उस तरफ होते हैं तो मालवा होता है। तो 1490 का ये एक ऐसा मोन्यूमेंट है, और ऐसा ये साकार है कि जिसका
एक इतना मतलब उस ज़माने में मशीन नहीं होती थी, लेकिन मशीन की तरह काट करके उस दरवाजे को सिंगल पत्थर में। और सामने की तरफ क्या है? वो वहाँ का चंदेरी का किला है, इसको कीर्ति दुर्ग कहते हैं। ये सेंट्रल इंडिया के जो बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट फोर्ट्स है ना, उसमें से एक वो भी है। तो फोर्ट विजिट करने हम कल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो सामने फोर्ट है, कल हम उसको विजिट करेंगे और बहुत सुंदर है, वहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर है। और हम जब इस तरफ जाते हैं ना, तो एक चीज़ और आपको चंदेरी की जिसके नाम से मशहूर है, एक खिन्नी का पेड़ है। ये तो पीला इसका फल होता है, और इसमें आप देखो तो और इस पेड़ की उम्र होगी लगभग 300 साल। अभी वो साल में एक बार इसमें फल आता है। 300 साल कि लगभग का ये पेड़ है। आज दोपहर में वो वहाँ हमने खाई देखा था ना, वो बिक रहा था ना, वो ये हमने BTS एपिसोड में हल्का सा कवर किया था। यहाँ के लोगों में कहावत है कि इसको जो लगाता है पेड़ को वो खा नहीं पाता, और जो खाता है वो लगा नहीं पाता, क्योंकि इसका जो ट्री होता है वो जब 90 साल का हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, 90 साल में इसका पेड़ मैच्योर होता है, उसके बाद ये फ्रूट देना चालू करता है। तो इंसान जिसने लगाया, अच्छा, वो 90 साल तक अगर रहे ना रहे भगवान जाने, बट और जिसने खाया वो ऑलरेडी लगाता नहीं है इसको। तो ये देखिए, अरे वाह, ये खिन्नी सर भैया ने पहले से तोड़ के रखा हुआ। हाँ हाँ, 100 रुपये किलो बाजार में इसका दाम है, और ये सारे मेवाओं से ऊपर इसकी कीमत है। इसको धो लें या सिखा लें? हाँ भी लो। हाँ हाँ प्लीज। लो ना, लो। फल मीठा है, टेस्टी भी है, अंदर एक बीज है, उसको नहीं खाते, नहीं उसको नहीं खाते, वो कड़वा होता है। अच्छा, चीकू का भी इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, वो सेम लगता है। ये 5:15 के करीब का टाइम हो गया। जी जी। अब हम कहाँ जा सकते हैं? जामा मस्जिद और बादल महल, जो चंदेरी के शहर के अंदर है, और बड़ी सुंदर इमारतें हैं। लाइट एंड साउंड शो भी देखना आज। और फिर हम उसकी भाषाओं से चलेंगे सीधा, है ना वो। तो टाइम उस हिसाब से मैनेज हाँ करेंगे, बिल्कुल, मिस कुछ ना हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना, पास ही हैं। अभी हम 15वीं सेंचुरी की जामा मस्जिद विजिट करने आए हैं, तो अंदर आ गए हम। और इसके सामने आपने बताया बादल महल है। बादल महल, ये दीवार है ना, इसके पीछे बादल महल, और भी मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेन जो मॉन्यूमेंट है वो बादल महल, और जामा मस्जिद ये सामने है ना। इसका एंट्रेंस है, देखिए कितना खूबसूरत। और ये अच्छा, इसमें हमको कार्विंग देखने को मिल रही है बाहर। बहुत सुंदर कार्विंग है। तो ये बुंदेलखंड की सबसे बड़ी मस्जिद है, और सबसे पुरानी भी कही जाती है। इसमें 2000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसकी विशेषता ये मान लीजिए कि जब से ये बनी है तब से आज तक यूज़ में है। और ये बड़ी सिंपल, बट इसका जो किबला वॉल है वो बहुत डेकोरेटेड है। और इसकी जो टिपिकल जो आर्ट है चंदेरी की, ये ब्रैकेट्स, ये जितने भी मोनूमेंट पे जाइए आपको ये ब्रैकेट ज़रूर दिखेंगे। ये जो इस तरह से एस शेप में ये पत्थर को काटा है ना, ये चंदेरी का टिपिकल आर्ट है। ये जिस तरह से हम चंदेरी के बारे में सुन रहे हैं आपसे बात करते करते, बड़ा पुराना शहर है। बहुत पुराना शहर है। यहाँ सबसे पुराना है ना 2nd सेंचुरी BC की एविडेंस हमारे पास में है, जो मैन मेड कहलाते हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ में अशोका से लेकर, अशोका के समय से लेकर, मौर्यन एम्पायर से लेकर चलते रहे, और सिंधिया तक यहाँ तो बड़ा डायनेस्टीज ने रूल किया होगा। 16 डायनेस्टीज ने रूल किया है, और उनके फुटप्रिंट्स यहाँ नजर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक शहर में 16 डायनेस्टीज के फुटप्रिंट्स हो, और आज भी वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हो कि हम थे। तो यहाँ पर चंदेरी में सबसे ज़्यादा जो समय तक लोग रहे वो मौर्यन रहे होंगे? नहीं, मौर्यन ज़्यादा नहीं रहे। मौर्यन तो गुर्जर प्रतिहार ज़्यादा रहे। उसके बीच में गुप्ता भी रहे, गुप्ताओं के कब्जे में भी रहा है सब इलाका। और गुप्ता के बारे में तो ऐसा भी बोलते हैं ना, गोल्डन पीरियड था बिल्कुल, मेडिवल हिस्ट्री। जी जी। तो इधर अंदर भी थोड़ा सा देखें आप, ये किबला वॉल है, यहाँ इमाम खड़े होते हैं, यहाँ से स्पीच होती है, इसको हम खुतबा बोलते हैं। और आम मस्जिद जब आप देखिएगा ना, तो उसमें ये 3 सीढ़ी नज़र आएंगी आपको, आम मस्जिद। और जो ख़ास मस्जिद होगी उसमें 3 से ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ ख़ास मस्जिद है। आम मस्जिद में 5 टाइम नमाज होती है, और ख़ास मस्जिद में ईद की होगी, जुमे की होगी। बगल में ही बादल महल है जी। आओ जी, बादल महल चलेंगे।
यहाँ पर आने के लिए ना 25 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट लेनी होती है। आइए। अरे वाह, सही है। जैसे मैं कुछ कदम पीछे था ना तो मेरे को लगा कि सामने केवल 2 पिलर्स हैं और बीच में एक दरवाजा बना हुआ है। दिखता है। अब आगे आए हैं तो पूरा ये तो खूबसूरत लग ही रहा है जी। साथ साथ बड़ा मस्त गार्डन भी है। गार्डन भी है और ये बादल महल दरवाज़ा कहलाते हैं ऐसे ही इसको, और ये इसका गार्डन है पूरा। नाइस। हाँ, बादल महल इलाका था ये, लेकिन उसका दरवाज़ा बचा है, तो अब वो बादल महल के उसको अभी उसी के नाम जानते हैं बस। तो बादल महल कहाँ है? वो तो ख़त्म हो गया, इसको दरवाज़ा बचा है ये। अच्छा, कहीं बाहर रहा होगा। उसके पीछे था। बड़ा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस पूरे बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स को। भारतीय पुरातत्व विभाग का मोनूमेंट है ना ये, बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन करते हैं, साफ तो ये सुथरा। दीवार वगैरह तो बहुत बाद में बनी होगी। ये तो एक्चुअल में बड़ा ग्राउंड था, इसको उन्होंने कवर करने के लिए बना दिए बाद में। तो ये कितने साल पुराना दरवाजा है? ये 15वीं सेंचुरी का है सर, 15वीं सदी का है। और ये सब जब खिलजी डायनेस्टी में समय में बनाए गए। तो यहाँ है ना कुछ अभी 2005 में ये देखिए, देख रहे हैं आप, खुदाई की है ना, तो ये अंडरग्राउंड की कहानी दिखती है कि ये रूफ थी, ये रूम है, उधर भी रूम है, नीचे भी कुछ लेयर दिखती, इस तरफ का भी जो एक्सपर्ट का कहना है, इस तरफ भी कुछ रूम है। तो कुल मिलाकर शहर में बहुत सारे रूम मिले हैं इस तरह से, ज़मीन के नीचे है। उसमें से ये एक एग्जाम्पल खुदा है अभी 2005 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने। अच्छा, तो आपका मतलब है कि 15वीं सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट चंदेरी में काफी ज़्यादा था ये कि बेसमेंट में रूम हुआ। बेसमेंट में रूम थे, लेकिन ओकेशनली कहते हैं यूज़ करते हैं, जब किसी कोई हमलावर आ गया तो उसको अपने औरतें बूढ़े बच्चे अपने को बचाने के लिए वो इन रूमों का इस्तेमाल करते थे, या कीमती सामान छिपाने के लिए, या समर में भी कभी कभी यूज़ करते थे। लेकिन कुल मिलाकर रूम बहुत सारे हैं और ऐसा काफ़ी है। काफ़ी है, देखो यहाँ भी है। वैसे जितना अच्छा मेरे को नीचे खड़े होकर लग रहा था ना जी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ खड़े होकर लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम थोड़ा हाइट पे आ गए ना, तो और थोड़ा सब कुछ क्लियर दिख रहा है यहाँ से। साथ में क्या है, फोर्ट भी अब अपने को ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है। हाँ, हमारा होटल है जहाँ हमको रुके हैं, मध्य प्रदेश टूरिज्म का किला कोठी। किला कोठी वो सामने है सर, वो कोठी है, वो किला है। हाँ, मेरे को बताया था हाइट पे है। कौन सा, वाइट बिल्डिंग? हाँ, वाइट बिल्डिंग आपकी होटल है। लाइट एंड साउंड शो भी वहीं पे कहीं होता है जी, वही होता है आसपास, उधर ही होता है ना, तो वो कन्वीनियंट रहेगा। जी। बादल महल से अपने होटल जाने के रास्ते पर हम एक ढाबे पे रुके, चाय पी, कल्ले भाई से कल मिलने का टाइम फिक्स किया और उसके बाद अपने होटल को निकल गए। एमपी टूरिज्म की प्रॉपर्टी जहाँ पर हम रुक रहे हैं इसका नाम है किला कोठी। एक और रिजॉर्ट है यहाँ पर एमपी टूरिज्म का, ताना, क्या नाम है, ताना बाना, वो मैंने रास्ते में देखा था। तो हम किला कोठी में रुक रहे हैं। इसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से तारीफ़ सुनी है कि यहाँ पे रुकोगे तो आपको मज़ा आएगा। अब अंधेरे में बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा ये प्रॉपर्टी कैसी दिख रही है। और यहाँ से फोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और अभी हमको लाइट एंड साउंड शो 7:30 का शो देखने के लिए मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में निकलना होगा। 7:30 का शो है, 7:15 ऑलरेडी हो गए हैं। रूम में लगे रखते हैं, आपको मैं रूम भी दिखा देता हूँ और ख़ुद भी देख लेता हूँ। आ जाओ जी। अभी फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं हम। व्यू देखो जी, ये तो चीज़ ही अलग है, अमेजिंग। एक तो पहाड़ के ऊपर एक किला कोठी बना हुआ है और सामने हिल्स दिखाई दे रही हैं अंधेरे में जो भी देख पा रहे हैं। और ये है जी चंदेरी शहर। आओ रूम में चलते हैं। ये ना हम फर्स्ट फ्लोर पे रुके हैं, 6,400 रुपये है। इसी साइज़ का ऑलमोस्ट रूम नीचे की तरफ है, उसका टैरिफ है 5,350। अब डायनामिक है तो थोड़ा टैरिफ ऊपर नीचे होता रहता है। और मैं टैक्स मिला के आपको बता रहा हूँ, ब्रेकफास्ट जिसके अंदर इंक्लूड है। इस तरफ को बाथरूम है, बाथरूम भी सही है, स्पेशियस, गुड। चलो अब हमको ना लाइट एंड साउंड शो के लिए चलना है। मैं यहीं से हमको टिकट मिल जाएगा। भगवान कृष्ण थे, वह नवजात शिशु था इस नगर का भावी राजा शिशुपाल। चारों ओर तालाब से घिरा हुआ
ताकि कोई जोड़े को जुदा न कर सके। ताउम्र वो शहंशाह एक नाव से हर शाम शहजादी के रोजे को निहारने आता रहा, पर मोहब्बत का मारा दिल कहां सुनता है अक्ल दुनियादारी की बातें। हार कर जालिम शहंशाह ने सिपहसालार को एक जंग में भेज दिया और साथ ही उसके जिंदा वापस न लौटने की साजिश भी कर डाली। शो देखकर अभी मैं वापस किला कोठी तक आ गया हूँ, जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है। वो जगह यहाँ से हार्डली 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये कुल मिला के प्रोग्राम 35 से 40 मिनट का था। मेरे को ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। बहुत कम समय में पूरी हिस्ट्री चंदेरी की, यहाँ की जो अलग अलग डायनेस्टीज़ आई उनके बारे में इन्होंने बड़े कम समय में समरी के तौर पे बता दिया। शो की शुरुआत ताना बाना से होती है। चंदेरी का सिल्क फेमस है। उसके बाद खूनी दरवाज़ा प्रेजेंटेशन देता है कि मैं खूनी दरवाज़ा हूँ और मैं यहाँ का इतिहास आपको बताऊँगा। और शुरुआत में सबसे पहले द्वापर युग में शिशुपाल के जन्म से शुरुआत होती है। इससे हमें आइडिया लगता है कि चंदेरी की हिस्ट्री कितनी ज़्यादा पुरानी है। उसके बाद 1000 साल की जो हिस्ट्री है, उनके जो की इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो फोर्ट की गई है, ये कीर्तिपाल राजा ने करी, जो कि प्रतिहार वंश के बड़े फेमस राजा रहे हैं, उनके बारे में जिक्र होता है। मदीनी राय राजा का राणा सांगा के साथ कोलैबोरेशन का जिक्र होता है। उन्होंने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। इनफैक्ट राणा सांगा ने मदीनी राय को सपोर्ट किया। और मदीनी राय जो राजा हैं उनके बारे में सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था। यहाँ के मुझे मालूम चला कि छत्रसाल राजा के लेवल के वो राजा रहे हैं। और राणा सांगा के साथ जब कोलैबोरेशन मदीनी राय राजा की होती है, उस समय बाबर का अटैक होता है। उस अटैक से नहीं बचा पाते चंदेरी को, तो वहाँ जाके मुग़ल आ जाते हैं। तो कुल मिला के मैं ये बोलूँगा कि ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। कम समय में बहुत अच्छे से हिस्ट्री बताई गई। बेजू बावरा के बारे में भी जिक्र किया। ये जगह उनकी जन्मस्थली भी है और यहाँ पर उनकी समाधि भी है। एकदम से याद आ गया। चलिए आज का दिन हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। कल हम लोग फोर्ट विज़िट करेंगे, प्लस और भी यहाँ के जो लोकल साइट सीइंग पॉइंट्स हैं जहाँ एज ए टूरिस्ट लोग जाते हैं, वो विज़िट करके हम कल सेकेंड हाफ में सांची के लिए निकल जाएंगे। हमारा कल का प्रोग्राम रहेगा। तो आज के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। इस समय हम अपने होटल के ना बाहर की तरफ ही खड़े हैं। सुबह मैं 5 बजे उठ गया था, तो जब यहाँ आके मैंने सीन देखा ना तो मेरे को बहुत मज़ा आया, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो नहीं बना सके। मेरे को लगा पहले तैयार हो जाते हैं फिर कर लेंगे। तो उस चक्कर में वो जो गोल्डन मूवमेंट होती है ना सुबह की, वो थोड़ी मिस सी हो गई है। फिर भी थोड़ी सी फुटेज है हमारे पास। अब देखिए, मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होके, जो किला कोठी है उसके फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होके आपको ये पूरा चंदेरी शहर दिखा रहा हूँ। जहाँ पर हम ये शहर के सारे घर देख रहे हैं ना, सिर्फ ये नहीं है, इसकी बैक साइड में भी है। इस तरफ को सामने हमें चंदेरी फोर्ट दिख रहा है, उसके पीछे भी घर हैं और काफ़ी घर ना इस पहाड़ी के पीछे भी हैं। तो ये कह सकते हैं एक तरह से कि ये चंदेरी का फोर्ट आज की डेट में चंदेरी शहर के बीच में है। इधर को आप सामने जो जैन टेम्पल दिख रहे हैं, वाइट कलर का बिल्डिंग है, उसके जस्ट बैक साइड पे राजा रानी का महल है। वो सामने दिख रहा है ना, वो राजा रानी का महल है। और आपको बताता हूँ, नीचे वो हरा पर्दा दिख रहा होगा आपको, वो देखिए एक लगा हुआ है ना सफ़ेद घर के सामने। वो हरे पर्दे के बगल में एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। वो देखने से लग रहा है कि ओल्ड बिल्डिंग है। वो बैजू बावरा का जन्म स्थली है। बेसिकली बैजू बावरा का जन्म वहाँ पे हुआ था। संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बावरा, इनके नाम तो हम सब जानते ही हैं। कल लाइट एंड साउंड शो में भी इसके बारे में जिक्र हुआ था। चलिए अब एक काम करते हैं, सामान अपना होटल में ही है, हम लोग फोर्ट घूमने चलते हैं। फोर्ट से जब वापस आएंगे तो फिर हम लगेज पैक करेंगे और बाकी की साइट सीइंग करते हुए आज का डे एंड हम लोग सांची में करेंगे। आइए। कले भाई, आज ना सर मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसे तो चलो बहुत ज़्यादा लेट नहीं है जी, लेकिन चंदेरी अगर कोई गर्मियों के समय आए तो सबसे बढ़िया है कि आप दिन सुबह 6 बजे शुरू कर लो। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा ही सारे मॉन्यूमेंट तो खुल ही जाते हैं सनराइज़ पे जी। तो उससे क्या ये सुबह का लिवरेज मिल जाता है आपको अच्छे वेदर का। जी जी। चलो कोई बात नहीं। 7:30 हो गए वैसे जी। आप तो अपने हिसाब से सही टाइम पे आ गए थे। जी जी। हम ही थोड़े ढीले पड़ गए। लेकिन अच्छा है कि अभी कल बारिश हुई थी ना, तो आज धूप में तेज़ी कम है, वरना बहुत मुश्किल होता है।
एकदम धूप तेज हो जाती है ना सुबह से। हाँ, ठीक कह रहे हैं। एंट्रेंस इधर से ही है? ये एंट्रेंस यहाँ से। तो देखिए हम आ गए हैं चंदेरी के फोर्ट में और ये कैंपस है उसका। यहाँ इस फोर्ट की का बात है कि जो सेंट्रल इंडिया के ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट फोर्ट में से एक है ये 1018 में इसको कीर्तिपाल ने बनवाया था। और कीर्तिपाल राजा हो गए गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, उनका एक रेफरेंस मिलता है। और ये इसका बनाने का पर्पस, क्योंकि ये 20 किलोमीटर चारों तरफ चंदेरी के देख सकता है यहाँ से, क्योंकि सेंटर में ये पहाड़ है ये, तो इसके ये बड़ा इंपॉर्टेंस रहा। और ये नॉर्थ साउथ हाईवे पर कहते हैं जब था ना, तो इसके ऊपर से नज़र रखी जाती, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस हमेशा बना रहा। और 1018 बन करके और 1858 तक ये वही काम कर रहा था जो नज़र रखने वाला काम था। उसके बाद में ये ख़त्म हो गया। पूरी दरबार वगैरह भी लगता रहेगा? दरबार भी लगता था, हालांकि दरबार ओकेशनली लगाते थे किले के अंदर, बाकी नीचे राजमहल था। लेकिन राजा जब एंजॉय करने आते थे तो वहाँ पर सनसेट है, पॉइंट है, वहाँ शाम को बैठ रहे हैं, नेचर दिख रहा है, शहर भी दिख रहा है, पुष्प लताएँ दिख रही हैं, जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, ये सब एंजॉय किया करते थे वो। और ये अभी हम जिस जगह हम जी देखिए आगे ना, तो ये खिलजियों की मस्जिद है 15वीं सेंचुरी की। अच्छा, एक मैं कहीं वीडियो में देख रहा था, इस तरह के डिजाइन्स चंदेरी साड़ी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल हाँ, तो ये हम चूँकि हर रोज़ डिज़ाइन चाहिए, तो सैकड़ों डिज़ाइन चंदेरी में तो हम इसी कार्विंग में से निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं ग्राफ में और उसको बॉर्डर में उस चंदेरी साड़ी को डेकोरेट कर लेते हैं। ये तो मैंने देखा कहीं कहीं, है ना। आज हम लोग को वैसे चंदेरी साड़ी भी देखनी है। बिल्कुल देखेंगे, हाँ देखेंगे हम लोग। तो एक बड़ा सुंदर है और ये चंदेरी का व्यू पॉइंट कहलाता है ये, है ना, जो हम यहाँ से, तो यहाँ से आप सब देख सकते हैं, देखिए, है ना। ये देखिए, ये एक डिफरेंट एंगल आ ये गया। डिफरेंट एंगल है। सामने तालाब है ना उधर? जी, तालाब है, 7 तालाब दिखते हैं वहाँ से वहाँ तक, नीचे तक। और देखिए लोटसों से भरे हुए। अभी थोड़ा सा और 1 महीने बाद देखेंगे ना, तो जो हरे तालाब दिख रहे हैं ना, वो सारे पिंक हो जाएंगे, क्योंकि वो लोटस खिल जाएगा वहाँ। इस तरफ आप देखेंगे ना, एक और नई एक बिल्डिंग देखेंगे, ये कैरावन सराय है, ये देखिए। हाँ हाँ। ये कैमल स्टेबल है। अच्छा, ये कितनी पुरा, ये भी? हाँ 15वीं सेंचुरी की, और इस तरह की 360 थी। तो आपका मतलब है पहले वहां पर ऊंटों का अस्तबल होता था? जी जी, ट्रेडर्स के लिए। अभी किस तरफ चलेंगे? अब हमको चलना खूनी दरवाज़ा, तो हम ऐसे इसके पाथ पे चलते हैं। कल रात के समय लाइट एंड साउंड शो देखने हम लोग इधर ही आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ शो अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छा शो है ये। तो हम अब खूनी दरवाजे पर आ गए, और ये खूनी दरवाज़ा पहले तो इसको नहीं कहते थे, लेकिन 1528 में जब बाबर ने चंदेरी पर हमला किया, तो हमारी सेना, मैदनी राय जो हमारे राजा थे, उनकी सेना ऊपर थी, बाबर की सेना नीचे थी। हमारे लोगों ने पत्थर पटक पटक करके उसकी सेना को मार दिया, तो इतना खून यहाँ से बहा कि शहर तक बह के चला गया, इसलिए इसको खूनी दरवाज़ा कहते हैं। और खूनी दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था, इसको हम आज जौहर तालाब कहते हैं। उसमें रानियों ने, जो 1500 हमारे यहाँ राजपूतानियाँ मौजूद थी, उन्होंने जौहर व्रत मना करके और सत्यता की रक्षा करते हुए सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो इब्ने बतूता एक मोरक्को के एक यात्री थे, वो कहते हैं कि चंदेरी के फोर्ट पे मैंने एक इतना विशाल मंदिर देखा है, जिसके गर्भगृह में आप पूरी ताकत से नगाड़ा बजाइए, एक शब्द बाहर सुनाई नहीं पड़ता। आप ये देखिए, इसके पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि या तो वो उस ज़माने का जो स्थापत्य कला थी वो इस तरह की है कि वो साउंड प्रूफ है। आप देखिए, हालांकि वो अब साइड ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ हमारी यादें रह गई वहाँ पर, और गिले हुए ताला मौजूद है, लेकिन मंदिर के रूइंस पड़े हुए हैं। तो गर्भगृह में जितना मर्जी नगाड़ा बजाइए, आपको बाहर नहीं सुनाई, बाहर सुनाई नहीं पड़ता था। आप भी देखिए। तो अब हम जा रहे हैं बेजू बावरा की समाधि की तरफ। बेजू बावरा मशहूर संगीतकार उस समय के, और साथ में तानसेन। कौन सा राग गाते थे जब बारिश हो जाती थी? तो ये राग मल्हार कहते हैं कि राग मल्हार जब गाते थे ना, तो बादल आ जाते थे और पानी गिरने लगता था। साथ में एक दीपक राग भी था उनका, तो बुझे हुए दीपक जब गाना शुरू करते तो बुझे हुए दीपक की लौ जलने लगती थी। और इनके बीच में बड़ा कंपटीशन भी होता था ना? कंपटीशन था। तो आपने उनका तानसेन का नाम सुना हो, तानसेन और बेजू बावरा, ये दोनों स्वामी हरिदास जी वृंदावन के वहाँ के उनके शागिर्द थे, ये उनसे इन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये दोनों में आपस में होता हमेशा एक क्लासेस में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे कंपटीशन भी करते थे। संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि, हाँ, ये
बड़े मशहूर संगीतज्ञ थे, आपको पहले बता ही दिया है। ये एक्चुअल में ये जौहर मॉन्यूमेंट है, यादगार है, उसके पीछे एक खाई है, उसमें 1500 औरतों ने जब बाबर ने हमला किया था उसमें लकड़ी इकट्ठी करा करके उन्होंने जौहर कर लिया था जी। उनके सिपाही मतलब बाबर की सेना अंदर आने से पहले जौहर कर लिया ताकि हमारी सतीत्व की रक्षा रहे, हम ऐसे लोगों के हाथ में ना जाएं जो हमारी इज्जतों से खेले, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने पहले जौहर व्रत कर लिया। तो इसका ये स्मारक है। अभी देखिए हम फोर्ट विजिट के एंड पॉइंट तक आ चुके हैं। वैसे तो फोर्ट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर आप डिटेल में घूमना चाहें तो ऑब्वियसली घूम सकते हैं, बट हमने मेन जो स्पॉट्स थे वो तो देख ही लिए हैं और हिस्ट्री के बारे में भी जान लिया है। अब सामने ही किला कोठी है जहाँ पर हम रुके हैं, लगेज पैक करते हैं और फिर हम यहाँ से आगे साइट सीइंग को चलते हैं। मेरे को एक तो वो टेम्पल विजिट करना है जो शक्तिपीठ है, और वीवर्स को मिलना है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से प्लान करना है। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ उतरेंगे तो शक्तिपीठ से शुरू करते हैं। किला कोठी से लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम श्री जागेश्वरी देवी जी के दर्शन करने आए हैं। ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। सच बताऊं तो चंदेरी आने से पहले मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पर शक्तिपीठ भी है। अब आए तो हमें नॉलेज हुई। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलेंगे और फिर पुजारी जी से मिलकर स्थान के महत्व के बारे में भी जानेंगे और दर्शन भी करेंगे। टेंपल के अंदर आके मैंने माता श्री जागेश्वरी देवी जी के दर्शन करे। हमारे साथ इस समय पुजारी जी हैं। जय माता श्री जागेश्वरी देवी जी। जय माँ जागेश्वरी। जैसे मैं आपसे पिछले 10 मिनट से बात कर रहा था इस स्थान के महत्व के बारे में, तो मैं आपसे कुछ ही चीज़ें जानना चाहता हूँ। हमारे देश में जो टोटल शक्तिपीठ हैं, जहाँ माता सती के जगह जगह शरीर के अंग गिरे और आज वो सिद्ध शक्तिपीठ हैं सारे, तो उनमें से यहाँ पर माता के शरीर का कौन सा अंग गिरा? मुख गिरा है। चेहरा। यहाँ मुख है माँ का। और टोटल जो शक्तिपीठ हैं वो एक्चुअल में 51 है या 52 है? 51 है। एक पाकिस्तान में है, टोटल 52। अच्छा, हमारे देश में 51, बाहर मिलाएंगे तो 52। हाँ, इंग्लैंड पाकिस्तान। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर माता ने साक्षात आकर यहाँ के राजा को दर्शन भी दिए। हाँ, यहाँ के राजा कालांतर में कुर्मदेव रहे हैं, जिनके सारे शरीर में कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के कारण और संतान का अभाव होने के कारण वो शिकार के शौकीन हो गए और शिकार खेलते हुए इस क्षेत्र में आए। तब उन्होंने इस कुंड में जाकर के जल ग्रहण किया तो हाथों का कोढ़ दूर हो गया, स्नान किया तो शरीर पवित्र हो गया। फिर एक दिव्य कन्या दिखाई दी और दिखते दिखते अदृश्य हो गई, और वही कन्या स्वप्न में दिखाई दी और उन्होंने कहा कि तू शिषपाल की अग्निस्थली पर गया जहाँ मेरा प्राकट प्रादुर्भाव है, शिवजी के आगे पूर्वाभिमुख करके तुम मंदिर निर्माण करवाइए, मैं यहाँ पर अपना पूर्ण रूप देना चाहती हूँ। राजा के सलाहकारों ने कहा कि स्वप्न मिथ्या हुआ करता है, आप स्वप्न पर झूठा भरोसा कर रहे हैं, आप 9 दिन के बाद क्या 3 दिन में खोल दो, माँ तो 1 दिन में भी प्रकट हो सकती हैं। तो उन्होंने 9 दिन के बजाय 3 दिन में खोल दिए। संतान न होने के कारण कन्या के रूप में माँ ने स्वयं दर्शन दिए, और आज ये कहानी में उस राजा का नाम साथ में आ रहा है, तो पुत्रवती ही तो नाम आ रहा है माँ के साथ। संतान ना होने के बाद किसी का नाम चलते रहना बड़ी बात है, तो राजा का जो नाम चल रहा है वो माँ दुर्गा के कारण ही तो चल रहा है ना। और राजा जिनकी आप बात बोल रहे हैं उनका नाम क्या है? कुरुमदेव। 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 तो जागृत अवस्था में दिखने के कारण माँ का नाम भी जागृत अवस्था नाम जागेश्वरी रखा गया। अच्छा, ये कारण है कि नाम श्री जागेश्वरी देवी क्यों है? हाँ, बहुत अच्छा। और मुख से सारे शरीर की पहचान होती है, मुख से ही शरीर को पहचान मिलती है, वो यहाँ माँ का मुख है। तो पहाड़ों के ऊपर जड़ें लगी हैं, वृक्ष पत्थरों पे उग रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ऊर्जा का सच्चा प्रमाण तो सामने ये है कि माँ की कृपा जो सामने बरस रही है कि पत्थरों पर वृक्ष लगे हुए हैं। जो भी जीवधारी माँ जागेश्वरी के सामने आगे खड़ा होता है, माँ उसको अपने पास 3 बार बुलाती हैं। आप भी यहाँ 3 बार आएंगे, ये गारंटी है।
तो महाराज जी, आज आपके माध्यम से इस स्थान के महत्व के बारे में हमने जान लिया। जी जी हरीश और जी, धन्यवाद। आपको ये 3 बार लाएंगे, आप पधारते रहें। अब आपने 3 बार वाली बात बताई है तो मैं ज़रूर यहाँ दोबारा जल्दी आता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय माई की। जय माई की। ये पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? ये हम लोग हैंडलूम पार्क में आए हुए हैं। चंदेरी के मशहूर जगह है हैंडलूम पार्क, और ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन का एक संयुक्त उपक्रम है। यहाँ पर चंदेरी के चुने हुए बुनकरों को लाकर रखा गया है और उनका आर्ट यहाँ पर दिखाई जाती है। प्री लूम से पोस्ट लूम का सारा एक्टिविटीज यहाँ होती है। प्री लूम से पोस्ट लूम, जी, मतलब सेलिंग भी। हाँ, सब कुछ है इसमें। तो आइए हम हैंडलूम के बारे में बताते हैं आपको। चंदेरी हैंडलूम क्यों मशहूर है और कौन से धागे उसमें इस्तेमाल होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं। तो ये देखिए हैंडलूम में, ये देखिए यहाँ 3 तरह के धागे दिख रहे हैं आपको। ये सफ़ेद धागा है, इसको हम वॉर्प कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको ताना। ये मलबेरी सिल्क है। दूसरा सिल्क आपको ये ब्लू दिख रहा है, ये दरअसल डिगम सिल्क है लेकिन ये सॉफ्ट सिल्क है। तीसरा धागा आपको ये दिख रहा है, ये हमारा मसराइज्ड कॉटन है। ये हमारा बेंगलोर से आ रहा है, और ये मोटिव जिसको हम बूटीज़ कहते हैं, ये चंदेरी की पहचान है। दरअसल चंदेरी साड़ी इसी से पहचान है, सिंगल धागे की बूटी है ये, और जगह कटिंग होती है। बस यही पहचान चंदेरी को आज तक जिंदा रखे हुए है। अच्छा, और जगह क्या होता है? और जगह कटिंग होती है। ये एक धागे से होता है, फिर काट देते हैं, तो आप ऐसे खींच के उसको पूरा निकाल प्लेन कर सकते हैं। ये सिंगल धागे फट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं, यही पहचान चंदेरी की है। अच्छा, थोड़ा जरी का काम मैं यहाँ देख रहा था। हाँ हाँ, ये जरी देखें आप, तो ये पुराने, आज की डेट में तो जी आदमी ओरिजिनल जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी, तो पुराने समय में इस प्रकार का जो काम होता था वो तो फिर आज की कीमत के हिसाब से देखें तो लाखों में बैठता बिल्कुल होगा। लाखों में सर। तो वो प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर से बनता था, और वो सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही उसको यूज़ कर पाते थे। लेकिन 1990 से हमें इसमें एक आर्टिफिशियल जरी शुरू की, जो दिखने में सोने जैसी है लेकिन सोना नहीं है। सोने से ये कम नहीं और खो जाने पर कम नहीं वाली बात है। तो ये हम शाइनिंग को ही देती है, और ये ड्यूरेबल है जरी, लेकिन ये सोना नहीं है। यहाँ का जो मटेरियल बनाया जा रहा है वो सामने इनका शोरूम है, तो ये बाजार नहीं जाता, यहीं देख सकते हैं हम, और कारीगरों को खुशी होती है कि हमारा सामान देखने को ही आया है। सही है, आइए विजिट करते हैं। आइए। भैया, जैसे आप हमें साड़ी में सैंपल्स दिखा रहे हो, हाँ, साथ साथ इनकी ना प्राइस भी बता दो। जैसे इसका, हाँ, ये चंदेरी, जैसे चंदेरी के साड़ी का वर्क जो होता है, वर्क पे डिपेंड होता है प्राइस। जैसा वर्क होगा वैसा रेट होगा। इसका रेट अगर देखा जाए तो 16,000 रुपये का साड़ी है, और ये पूरा हैंड बॉर्डर पे काम किया हुआ है। ये देखिए कि मीनाकारी वर्क है ना। इसका एक विशेषता चंदेरी की जो है, एक धागा यहाँ से चला हुआ है, लास्ट में यहाँ पर ख़त्म हुआ है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आए हुए शॉप में हमें हो गए हैं 5 to 10 मिनट्स, कि यहाँ का जो साड़ी है ना ऐसा ट्रांसपेरेंट सा रहता है। ट्रांसपेरेंट ही होता है सर ये सब। हाँ, तो ये डिनियर बोलते हैं ना? हाँ हाँ, डिनियर पे। ये कितना डिनियर का साड़ी रहता है? ये मतलब जो धागा रहता है कितना डिनियर रहता है? 20 बाई डिनियर रहता है सर। 20 से 18, हाँ 20 बाई। काफ़ी फाइन है। हाँ, फाइन क्वालिटी। और ये पूरा रेशम वर्क काम दिया हुआ है सर। मीनाकारी देख रहे हैं आप, ये मीनाकारी बॉर्डर दिया हुआ है। इस पर आप गौर से देखेंगे तोता मैना बने हुए हैं सर। 12,500 रुपये का साड़ी है सर, है ना। प्योर सिल्क में है ये, है ना। और नक्शी बॉर्डर बोलती हैं उसको सर। क्या बोलते हैं? नक्शी बॉर्डर, ये पूरा होता है ना जकार्ड से बनता हुआ नक्शी बॉर्डर। भैया, मेरे को आप 4-5 सूट में डिज़ाइन दिखाओ। ये दुपट्टा जाता है, और इसका ये टॉप आ जाएगा सर। टॉप है ना, इसका बॉटम जो होता है वो इसके अंदर होता है सर। जी, अच्छा, 3 पीस का प्राइस? प्राइस ये 4,200 रुपये का है। अच्छा, कोई और दिखाइए। इसमें एक 2 पीस में भी आता है, ये देखिए, ये 2 पीस है सर। इसमें बॉटम नहीं आएगा। प्राइस बताइए। टॉप ये 2850 का है सर। ये 2 पीस में है, और सब ये सिल्वर जरी गोल्डन जरी दोनों का वर्क दिया हुआ है इसमें। बॉटम नहीं आता इसके अंदर। ये इसका टॉप हाँ जी, है ना। ये इसका दुपट्टा सर। ये प्राइस बताना भैया। ये 4200 रुपये सर, 4,200। ये इसका दुपट्टा आ गया। ये बॉटम आ जाएगा सर इसमें। मेरे को तो वैसे ना पर्सनली अपने घर के लिए, वाइफ के लिए ये लेने का सोच रहा हूँ। क्या प्राइस बताया आपने? 4,200 सर। 4,200। ये मेरे को पसंद आया।
तो भैया वो वाला जो मैंने आपसे हाँ, सूट ये वाला सेलेक्ट किया, एक आप मुझे वो ये वाला दीजिएगा। सूट और और बताइए मैं फिर भी ना कुछ फोटोग्राफ्स और ले लेता हूँ अपनी हाँ, वाइफ हाँ। को दिखाने के लिए। ठीक है सर। अब क्या है, मेरी चॉइस अलग है, मेरा वाइफ का चॉइस अलग है। हाँ सही से। तो हम 10 मिनट में निकालते हैं, फिर बिल बनवाते हैं आपसे। ओके सर। जहाँ पर हमको आज लंच करना है ना, उस जगह तक हम आ गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देसी रसोई चलाते हैं? जी सर। कितने साल हो गए आपको यहाँ चलाते हुए सर रसोई? 2015-16 में मैंने स्टार्ट किया था इसको बनाने का, फिर लॉकडाउन लग गया तो बंद कर दिया। अब वापस चालू है? उसके मैं दोबारा चालू कर रहा हूँ और अभी कई लोग को खिला चुका हूँ खाना, वेरी गुड। आप जैसे लोगों को। अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छा। तो आइए फिर आपकी देसी रसोई में चलते हैं। जी। और एक बात चलने से पहले मुझे आप बताइए, हम यहाँ ना थोड़ी सी कठिनाई से पहुँचे हैं। मतलब प्रॉपर रोड नहीं है, गांव तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा सा कच्चा है। गाड़ी आ गई हमारी यहाँ खड़ी है। तो एक बार बताओ हम हैं कहाँ? क्योंकि ताना बाना करके एक MP टूरिज्म का गेस्ट हाउस आया था, अभी सर वहाँ से हम निकल के आए हैं। खानपुर में हैं अपन, खानपुर में, और अमराई से कम 200-300 किलो माने मीटर दूर हैं। किससे? अमराई रिसोर्ट। मध्य टूरिज्म का। हाँ अमराई। हाँ, फिर अनपुर अमराई को हम लोग लैंडमार्क मान लेते हैं, वहाँ से 300 मीटर दूर। जी सर। ये और अच्छा गाँव पैदल भी रास्ता है सर आने का। हाँ। हमने तो आपसे इसलिए लिया कि धूप की वजह से आपको यहाँ गाड़ी से लाया। नहीं नहीं, सही है। क्राफ्ट विलेज प्राणपुर है ना सर, हाँ हाँ, उसके भी लोग करीब में है। तो ये हमारे 2 लैंडमार्क हो गए, एक अमराई रिसोर्ट, एक क्राफ्ट विलेज प्राणपुर। समझ गए। अच्छा, ये भैया सेटअप तो बड़ा अच्छा है। इसका पूरा नाम आपने लिखा है लौट चलो गाँव देसी भोजन। वेरी गुड। हमारे लिए लंच यहाँ पर ना पहले से रेडी है, क्योंकि जगबान जी से हमने लगभग 3 घंटे पहले बात कर ली थी। तो सही है। तो भाई ये चावल है, ये आपने बताया आम, टमाटर, हाँ, चटनी है, चटनी, ये कच्चे आम का कूचा, कूचा, ये अचार नहीं है, अचार नहीं है, कूचा, ये छाछ, छाछ, वेरी गुड, कड़ी, कड़ी, ये पापड़ चावल के आटे से बना है, हाँ जी, और ये कौन सा दाल है? उड़द का दाल है, उड़द का दाल हाँ, है, सादा, सादा मतलब हाँ, बुंदेलखंड में खाते हैं। बुंदेलखंड की हाँ, दाल। दाल। दादा पर्स दो। चलो बढ़िया। तो ये खाने से पहले ले लेने का? नहीं, साथ में खा सकते हैं सर। अच्छा, ये क्या अंदर बड़ा भाई, ये छाछ से आपने जो चीज़ बनाई है बड़े के साथ, इसका क्या नाम क्या है? इसमें है तो सर छाछ, लेके इसमें बड़ा डूबा हुआ है। तो बड़ा छाछ। हाँ, बड़ा छाछ हो गई, मतलब अलग अलग नहीं बनाना पड़ा सर उसको। अलग ही चीज़ है। नमक, गदर। ये भैया आपने जो छाछ इस्तेमाल करी है वो प्रॉपर जैसे सिस्टम से बनाते हैं? हाँ, पुराने ज़माने के कल्चर का ही। ऐसा टेस्ट हमको शहर में नहीं मिलता। ये देसी एकदम एकदम देसी सर, प्रॉपर तरीके से। हाँ, हाथ से। सरसों जीरा तड़का लगाया, हाँ जी, बेहतरीन। और पुदीना बांट के सिलबट्टा पे, और उसको। क्या बात है, अलग ही चीज़ है ये तो। मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ, ना मैंने आज से पहले कभी छाछ ऐसी टेस्ट करी है, ना मैंने आज से पहले कभी बड़ा ऐसा टेस्ट किया है। मेरे को ना एक आप बड़ा और दे दो। बहुत बढ़िया भैया। ये बड़ा है, ये आप कैसे बना रहे हो? उड़द की दाल और पानी में भिगो के, गर्म पानी में, और थोड़ी देर के लिए घंटे 2 घंटे रख देते हैं। फिर उसको सिलबट्टे पे उसको बांटते हैं, कढ़ाई में, धीरे धीरे कढ़ाई में ऐसे बना बना के हाथ से उसमें ऐसे डाल देते हैं। अब बताऊँ मैं बात क्या है? ऐसे डाल देते हैं। आगे बात को बात समझ में। ये इस प्रकार की दाल का बड़ा मैंने कभी नहीं खाया। इसका रीज़न ही है कि इन्होंने उड़द की दाल को सिलबट्टे पे पीसा है, सिलबट्टे पीसा, उससे पूरा टेस्ट बदल गया। बेहतरीन, आप सही जगह लेकर आए हो, मज़ा तो आ रहा है। अति सुंदर। दाल टेस्ट करेंगे। अलग ही है, देखो। ये गेहूं के आटे के अलावा भी कुछ होता है इसमें? नहीं सर,
रोटी आपने मोटी बनाई, हाँ, वो थोड़ा टिक्का टाइप हो जाता है। टिक्कड़। दाल भी बड़ी पसंद आ रही है। मतलब मेन बात ये है कि ये शहर जैसा स्वाद नहीं है, ये पूरी तरह से गांव जैसा स्वाद है, देसीपन है और सब कुछ लोकल है। इसका क्या नाम बताया आपने? कूचा। कूचा, सही है। ये है जी कच्चा आम। आप लोग यहाँ कूचा बहुत फेमस है ये, जी, कच्चे आम को कच्चे आम को मसाला लगा के देने का। पुदीना, थोड़ा सा जीरा और नमक। कड़ी में आप लोग कैसा मट्ठा इस्तेमाल करते हैं? जी, हाई लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी। हमारे घरों में कड़ी बहुत बनती है, मतलब समझ लो हफ्ते में एक दिन तो पक्का है, लेकिन वो एक पंजाबी कड़ी है, ये यहाँ की बुंदेलखंड की कड़ी है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऊपर से हमारे पास कौन सा मट्ठा होता है, हम तो इसे दही में बना देते हैं। मट्ठा ये प्योर है, हाँ, फ़र्क है ना। इसको बेसन में। आज के लंच में आपको सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट क्या लगा? मैं तो सर सभी चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है, इससे बड़े ना मज़ा बना दिया बड़ा नंबर 1। सबसे। आपका क्या कहना है? हमें तो सर ये आम की चटनी और कूचा, कूचा, मज़ा आ गया, अच्छा। मज़ा आ गया। आमतौर पे कभी मैं कहीं कुछ खाता हूँ ना, तो मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ मेरे को सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट क्या लग रहा है। यहाँ पर ना मेरे पास ऐसा आंसर नहीं, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, मेरे को सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कुल मिला के फूड एक्सपीरियंस हमारा यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा इन्जॉय कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और जहाँ हम बैठे हैं बाहर तेज़ धूप चल रही है और यहाँ हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, मतलब पंखे की वाकई में ज़रूरत नहीं है। तो अब ना हम फूड फिनिश करके यहाँ से चलेंगे। हमको लक्ष्मण मंदिर भी जाना है और उसके बाद हमको सांची निकलना है। ये ठीक रहेगा ना? बिल्कुल डन। और मैंने ना BTS एपिसोड में हेमंत भाई से इंट्रोड्यूस करवाया था, यहाँ लगता है मैं बताने ही भूल गया कि हेमंत भाई हमारे साथ ओरछा में थे। तो ओरछा में इन्होंने ओरछा पैलेस विज़िट कराया था, फिर झांसी भी गए थे। तो मैंने इनसे कहा था कि आप हमें ज्वाइन कर लेना, थोड़ा आप लोकल हो तो हमें हेल्प मिल जाएगी, साथ साथ इनका इनसे परिचय था तो हमारा थोड़ा काम इजी भी हो गया और साथ में इनका लोकल टच है जी। बहुत बढ़िया। अब आपसे हम कुछ देर में दोबारा मुलाकात करेंगे जब फूड फिनिश करके यहाँ से निकलेंगे। हम लक्ष्मण मंदिर के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भरत शाह बुंदेला का यहाँ पे छतरी है जी। ये कौन से बुंदेला राजा रहे हैं? एक्चुअली भरत शाह जो थे वो एक यहाँ राजा हुए चंदेरी के राम शाह, उनके बेटे थे। अच्छा। राम शाह का जो बड़े और छोटे भाई थे वीर सिंह बुंदेला। इनका नाम मैंने सुना है जब हम लोग ओरछा हाँ गए थे। जी, जिनने जहांगीर के लिए एक रात के लिए जहांगीर महल ओरछा में बनवाया था। याद आ गया। हाँ। याद आ गया सर। वीर सिंह बुंदेला जो थे वो जहांगीर के बहुत अच्छे दोस्त थे, बट इनसे छोटे थे, क्या कहते हैं, इन बुंदेला से। तो उनका सपना था कि हम जो है इसका ओरछा को टेक ओवर करें और रहें। तो जहांगीर ने इन राजा को रिप्लेस करके वीर सिंह को ओरछा का राज्य दिया और इनको जो है यहाँ का साम्राज्य चंदेरी दिया। जी, चंदेरी दिया। अच्छा, उनकी यहाँ पे छतरी है। उनके बेटे की ये अच्छा, उनके छतरी बेटे की है भरत भारत शाह शाह बुंदेला, की। जी 1642 से 1654। जी। ये मंदिर तो सर काफ़ी प्राचीन है, मगर इसका रेनोवेशन और उसका जो आगे का सुंदरता का काम कराया वो राजा अनिरुद्ध सिंह ने कराया 18वीं शताब्दी में। जिनकी छतरी अपन को यहाँ से लेफ्ट में देखने को मिलेगी, ये राजा अनिरुद्ध की छतरी है। बुंदेलाज में आपको पता था कि छतरियों के बनाने की प्रथा चालू हुई। ये मेरे को याद आ रहा है जब ओरछा में भी छतरी, ओरछा में आपने दिखाया था। जी, महाराजा छत्रसाल की भी छतरी आपने छतरपुर में देखी। तो ऐसी इसी प्रकार की छतरियाँ भी उनकी डेथ के बाद बनाई जाती थी। जैसे ये अपन ने यहाँ देखी एक छतरी, एक वहाँ बनी है। तो उसी के सराउंडिंग में ये तालाब के किनारे ये लक्ष्मण मंदिर भी बना और इसका रेनोवेशन अनिरुद्ध सिंह ने कराया 18 सेंचुरी। तो आपका मतलब है कि टेम्पल यहाँ पर पहले से था जी। खाली एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया। जी, रेनोवेट किया उसको, उसके नए नए स्ट्रक्चर कराए। जैसे कि इसका आर्किटेक्चर टेम्पल का आपको देखने को मिलेगा। ये शुद्ध मतलब बुंदेला आर्किटेक्चर जिसको अपन कह सकते हैं। ये है टेम्पल। हाँ, ये टेम्पल है। ये मेहराब है, पेलिनक्विन आर्चेस हैं, कुछ इंडो इस्लामिक डोम्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग ना यहाँ से आगे गए थे कि मंदिर के अंदर जाएंगे, लेकिन दोपहर को टेम्पल क्लोज रहता है तो दरवाज़ा वहाँ का बंद था। 4 साढ़े 4 बजे रीओपन होता रहेगा। तो अभी लौट कर वापस हम इधर आ गए हैं। ये तालाब है और सामने टेम्पल आप देख ही रहे हैं। थोड़ा सा
बता दीजिए कि ये टेम्पल एक्चुअली में कब का है, मतलब जो रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अगर हम छोड़ दें तो। एक्चुअली ये टेम्पल जो है सर, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का माना जाता है, जिनका समय काल जो है 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक का माना जाता है। अच्छा। प्रतिहार का मतलब होता है लोगों के कष्टों को हरने वाले, और लक्ष्मण जी को ये प्रतिहार की उपाधि दी गई है। तो गुर्जर प्रतिहार जो गुर्जर थे वो लक्ष्मण जी के उपासक थे, ऐसा मानते हैं लोग। तो इसी वजह से ये लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ बना। मूर्ति के पीछे एक पुरानी कहानी है, यहाँ चंदेरी लोकल में कहानी है कि कुछ व्यापारी यहाँ से निकल रहे थे, तो उन्हें एक लक्ष्मण जी की मूर्ति दिखी स्वयंभू। तो उन व्यापारियों ने उस मूर्ति को उठाना चाहा, मगर 8-10 लोग लग गए, फिर भी उस मूर्ति को हिला नहीं पाए। तो इसी स्थान पर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। याद आ गया, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा भी है। जी, ये साउंड लाइट शो में भी मेंशन है और हिस्ट्री में भी यहाँ लोकल में बात करते हैं। मैंने पढ़ा इसके बारे में। तो ये जो तालाब है, ये परमेश्वर तालाब के नाम से फेमस है आज के दिन में। तो ये उसी के किनारे फिर ये मंदिर बनाया गया। लोग यहाँ आते हैं और लक्ष्मण जी की पूजा करते हैं। तो प्रतिहार वंश से शुरू होकर ये मंदिर की आज ये बुंदेलाओं तक इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये कह सकते हैं कि ये टेम्पल यहाँ पर 8 से 11 सेंचुरी के बीच में बना होगा। जी, उसी समय का प्रेडिक्शन माना जा सकता है इसका, क्योंकि प्रतिहार शासक जो थे गुर्जर, वो लक्ष्मण जी के फॉलोअर्स थे। ये सही है। बाकी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर इस जगह खड़े होकर मुझको ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तालाब में ना उतनी अच्छी साफ़ सफाई नहीं है। साफ़ सफाई कर देंगे तो ये जगह भी और ज़्यादा टूरिस्टी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं फिनिश करते हैं और आपको थैंक यू इधर ही कर देते हैं, और आपको भी दोबारा इधर थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सर। स्पेशल आए और आपने भी समय निकाला, थैंक्स। और बाकी अब हम आपको ज्वाइन करेंगे सांची पहुंचकर, और सांची में कल हम फर्स्ट हाफ तक हैं और कल का नाइट स्टे हम लोग भोपाल करने का सोच रहे हैं। ऐसा हमारा अगले 24 घंटे का प्लान है। फिलहाल आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।